सभी लोग जो है तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के गेस्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर आप लोग आज आए हुए हैं और आज हमारे बीच बहुत बढ़िया स्पीकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में पदस्थ एसएसटी हैं सौरभ पांडे। पीसीबी वगैरह लिया होगा, पीसीबी होगा या 12th में क्या था सबका? आप लोग सभी एमएससी के स्टूडेंट हैं? यस सभी एमएससी के स्टूडेंट हैं। ठीक है। क्या स्कोप, क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती है आपको बायोटेक में? सर बायोटेक से इंडस्ट्रियल लेवल पे जा सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जैसे आप हैं या फिर हमारा जो एम है, गोल है CSI में DRF क्रैक करके और प्रोफेसर बनना। ठीक है, वेरी गुड। और एकेडमिक्स हो सकता है। ठीक है, एकेडमिक्स में भी आपको दो तरीके मिल सकते हैं। एकेडमिक्स में या तो आपको टीचिंग में जाना है तो आप नेट निकाल सकते हैं। नेट कितने तरीके के होते हैं? नेट क्या होता है बेसिकली? है ना, उसके सिलेबस वगैरह देखे होंगे। 3-4 जो है अथॉरिटी वो कंडक्ट कराती है। जैसे CSIR हो गई, CSIR में आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग दे सकते हैं कौन सा? लाइफ साइंस का। ठीक है। दूसरा आपका होता है गेट। गेट के बारे में सुना होगा। आप लोग की डिग्री क्या है? बीटेक है, BSc है? BSc। तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। MSc के बाद आप MSc कर रहे हैं ना, MSc में गेट में एग्जाम होता है लाइफ साइंस का। गेट क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेक्नोलॉजी। बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। गेट में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे आप लोग बायोटेक पढ़ते हो तो उसमें बायोरिएक्टर्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपके न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो 2 स्ट्रीम हो गई। गेट से आप कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, IITs में जा सकते हो। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, हमारे भोपाल में भी एक है। अभी टोटल 8 या 9 इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ कहीं भी आप जा सकते हो। तो वो एक हो गया। उसके लिए एक और इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम। ये नॉर्मली पहले JNU कंडक्ट कराता था, अभी IISc के थ्रू कंडक्ट होता है। तो इसमें आप इंट्रेंस एग्जाम अगर दोगे तो जो भी DBT के इंस्टीट्यूट्स हैं, DBT पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बना के रखे हैं। प्लांट में रिसर्च करने के लिए 2-3 इंस्टीट्यूट है। जैसे जिस इंस्टीट्यूट से मैंने PhD की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, उसको फंडिंग DBT देता है। ऐसे CSIR के जो है 3 या 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। NBRI है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। इसी तरीके से 3-4 और हैं। CMAP है, वो भी लखनऊ में है। और आपका नाभी है, नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूँ ना, प्लांट पे ज्यादा फोकस है मेरा, तो प्लांट वाली बात कर रहा हूँ। प्लांट के इतने इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट में क्या है कि मैं सिर्फ एकेडमिक की बात कर रहा हूँ। नेट वगैरह हो गया आपका। इसके अलावा गेट से यहाँ जा सकते हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम से यहाँ जा सकते हो, अलग अलग नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स। फिर आपका जो होता है ICR नेट होता है। ICR के बारे में सुना है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, उसमें भी आप लोग एलिजिबल हो। प्लांट बायोटेक में आप दे सकते हो। तो अगर उसका नेट भी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप इक्विवेलेंट होगा, आपका इक्विवेलेंसी में रहेगा, है ना। CSIR के इक्विवेलेंट होता है। आप एग्रीकल्चर कॉलेज में टीचिंग कर सकते हो, नॉर्मल बेसिक कॉलेज, डिग्री कॉलेज में भी टीचिंग कर सकते हो, समझ गए। तो वो भी एक नेट का ऑप्शन है। ये तो एकेडमिक में सिर्फ हो गया टीचिंग वाला ऑप्शन। उसके बाद एक होता है रिसर्च का। तो जो इंस्टीट्यूट्स बताए वहां पे अगर आप एंट्री कर सकते हो तो वहां क्या होता है? फंडिंग्स अच्छी होती है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। सभी बढ़िया साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप बहुत सारे अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आपने टेस्ट के लिए मेहनत कर ली तो आप वहां जा सकते हो, समझ गए। तो एक वो हुआ। उसके अलावा आपका क्या है? आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है JRF या SRF पे। JRF क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर पैसे लेके पढ़ोगे तो PhD आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पैसे कितने मिलते हैं? अभी जो है करंट 31,000 प्लस HRA मिलता है। ठीक है, आपका JRF में CSIR का निकालो, ICR का निकालो, UGC का निकालो, गेट का निकालो, सभी का इक्विवेलेंट। तो पैसे लेके ही करना है अगर करना है तो उस पर ध्यान दो। उससे क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट उसे एज अ जॉब कर सकते हो।
घर से प्रेशर नहीं होगा, आराम से पीएचडी कर सकते हो, कैरियर बनाने में ज्यादा हेल्प होती है। समझ गए? तो एक ये स्ट्रीम है रिसर्च वाले पे, यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, तो 2 हो गए। फिर इसके बाद तुम्हारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है, तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी है। इंडस्ट्रीज आपकी ह्यूमन पे भी हो सकता है, ह्यूमन बायोटेक पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, एनिमल बायोटेक भी होता है, मेडिसिनल प्लांट्स पे अलग चलते हैं जो तुम्हारे ड्रग और ये वाले इनकी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स जो हो गई। इसके अलावा प्लांट बायोटेक, टिश्यू कल्चर अगर सुना हो, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर वगैरह में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बेसिक जब भी आप काम करना चाहते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, पर उसमें क्या मांगता है? रिसर्च एक्सपीरियंस मांगता है। रिसर्च एक्सपीरियंस कैसे होगा? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप करिए, टिश्यू कल्चर के कोई प्लांट्स लगा रहे हैं, यहाँ जो भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करोगे जब, तो आप सीख लोगे। उसके बाद कंपनी में 6 महीने 7 महीने की ट्रेनिंग करोगे तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर आपको जॉब मिलना ईजी हो सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। समझिए, लोगों को पता नहीं होता कैसे अप्रोच करना है। अगर आपने ले लिया है बायोटेक, लोग रोते रहते हैं, रोना नहीं है कि स्कोप नहीं, स्कोप नहीं, स्कोप नहीं है, बहुत सारा स्कोप है। एकेडमिक में जा सकते हैं, एकेडमिक में इतना स्कोप नहीं है। बायोटेक सोचो आप एग्रीकल्चर में पढ़ा सकते हो, कोई सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप कहीं भी घुस सकते हो। एग्रीकल्चर में भी आप घुस रहे हो, एग्रीकल्चर की 64 यूनिवर्सिटीज हैं, 64 इंडिया में। उसके अलावा ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ 64 यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट की हैं। गवर्नमेंट के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं 6, उसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है 74। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सिर्फ ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो जनरल डिग्री कॉलेज हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सभी में बायोटेक का डिपार्टमेंट होता ही होता है ना। तो ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आप इंटर डिसिप्लिनरी इतनी जगह घुस सको। मल्टी डिसिप्लिन का बायोटेक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। बस आपको जो पहला स्टेप लेना है वो जरूरी है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपका है, आपको नेट क्वालिफाई करना ही करना है ना। नेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको रिसर्च वाले उसमें भी घुसने में इजी होगा। इजी कैसे होगा कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपका चांस होगा कि आप जेआरएफ भी क्वालिफाई करोगे, तो आपको प्रोजेक्ट वगैरह में आपको एंट्री होने में इजी होता है। समझ गए? तो ये बेसिक इसमें इतना ही स्कोप है। उसके अलावा प्लांट बायोटेक की बात करते हैं। प्लांट बायोटेक के बारे में क्या सुना है, क्या होता है प्लांट बायोटेक, बेसिकली क्यों करते हैं? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि हम लोग हमारे प्लांट की जैसे कि टिश्यू सेल्स हो गए, इसको हम इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो लैब कंडीशन में, और यानी कि अपने बॉडी स्टैंडर्ड यानी कि इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं और सेल को ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो कंडीशन में क्यों ग्रो कराते हैं? इन विट्रो कंडीशन क्या होती है? इन विट्रो कंडीशन में ऐसी कंडीशन में हम जो हमारे प्लांट है उसको हम ग्लासवेयर में लैब के अंदर ग्रो करा रहे हैं। लैब के अंदर, यहाँ पे ये लैब बना दिया, ग्लासवेयर में ग्रो करा सकते हैं? यस सर, लेकिन उसके बाद उसको हमको न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ेगा, उसका जो कंडीशन होगी जैसे पीएच हो गया, सब मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ ग्रो हो जाएगा, यहाँ कराना चाहें तो। सर, ग्लासवेयर यहाँ आ गया, condition पड़ेगी। इसे लैब हमने बना दिया, इसे गेट बंद कर दिया, लैब बन गई। नो सर, ग्रो कर हो सकता है। नो सर। कोई और क्या होता है इन विट्रो कंडीशन? कैसे प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों करना है इन विट्रो कंडीशन में? सर इसको आर्टिफिशियल ग्रो करवा रहे हैं, तो इसको लैब कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। लैब कंडीशन क्या है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जहाँ लैब कंडीशन ऐसी कंडीशन जो कंटामिनेशन फ्री जोन होता है। कंटामिनेशन, Yes. वही वर्ड सुनना था। एसेप्टिक कंडीशन हमें क्रिएट करनी है। एसेप्टिक कंडीशन कैसे क्रिएट करोगे? 3-4 तरीके होते हैं ना। अगर लैब गए होगे टिश्यू कल्चर की, तो लैब में क्या होता है, लेमिनार जैसी कोई चीज देखी होगी। यस सर। लेमिनार एयर फ्लो होता है। Yes. लेमिनार एयर फ्लो में एक लाइट देखी होगी जो अंदर लगी होती है। क्या लाइट होती है वो? यूवी लाइट, यूवी लाइट से क्या करते हैं? कंटेमिनेटेड फ्री करते स्टरलाइजेशन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो मीडिया आप बनाते हो, मीडिया को भी स्टरलाइज करते हो। Yes. कैसे करेंगे स्टरलाइज? Autoclave से। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब लेमिनार एयर फ्लो चल रहा है उसमें एक फिल्टर देखा होगा, निकोमिक स्ट्रक्चर होता है, उससे एयर पास जो होती है वो क्या होती है आपकी? प्योर एयर होगी। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, वहां पे लेमिनार एयर फ्लो के अंदर क्या करोगे? कुछ ना कुछ फ्लेम जलाओगे। Yes, sir. तो उसके आसपास की एयर जो होगी वो क्लीन होगी। तो इतना प्रिकॉशन क्यों रख रहे हैं? कंटामिनेशन फ्री करना है। कंटामिनेशन फ्री हमें ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना है? आपका न्यूट्रिएंट मीडिया है। न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या चीजें हैं? न्यूट्रन। उसमें कुछ भी ग्रो कर सकता है ना। आप सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है? बैठ के बता लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। न्यूट्रिएंट कोई और बताओ। से कार्बन सोर्स होते हैं। आपने बोलो, कोई और बताओ इधर से। कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है? न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या डालते हैं आप लोग?
प्लांट हार्मोन्स के लिए उनके लिए विटामिन है, जैसे माइक्रो Vitamins एलिमेंट्स डालते हैं, डालते ठीक हैं, है। माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स डालते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मैक्रो एलिमेंट्स उसमें ऑक्सीजन्स वगैरह डालते हैं, ये प्लांट हार्मोन्स में आ गया। विटामिन एंटीबायोटिक्स डालते हैं। एंटीबायोटिक्स डाल दिया। और बेसिक कंपोनेंट नहीं बता रहे हो आप, एक बेसिक कंपोनेंट छोड़ देते हो। सर जैसे कार्बन सोर्स डाल रहे हैं। कार्बन सोर्स क्या है? कार्बन से ही दुनिया चल रही है, ये पता है ना। ये बॉडी है, एटीपी खाते रहो कुछ नहीं होगा। इतने छोटे पैदा हुए थे, इतने छोटे रह जाओगे, समझ गए? बैठ जाओ, बैठे रहो, बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने छोटे ही रह जाओगे। जो कार्बन एक्यूमुलेट होता है उससे बॉडी ग्रो करती है, तब जाके इतने बड़े बनते हो, समझ गए? तो वो कैसे बन रहे हैं? जो जितने भी बायोकेमिस्ट्री में पाथवेज सुने होंगे, वो पाथवेज में क्या होते हैं? बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, वही सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वही तुम्हारी मसल ग्रोथ करा रहे हैं, वही बॉडी की ग्रोथ करा रहे हैं। तो कार्बन ही जरूरी है, कार्बन से ही चल रहा है सब। CO2 का इंपॉर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस से लेके आखिरी तक पूरी बॉडी में कार्बन से ही तुम्हारी सारे मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, समझ गए? तो कार्बन सोर्स जरूरी है। कार्बन सोर्स अगर आ गया तो कार्बन सोर्स अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बैक्टीरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है, कंटामिनेशन कर सकता है, फंजाई भी ग्रो कर सकता है, फंगल कंटामिनेशन हो सकता है। इसलिए चाहिए आपको एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है? अब ये तो हो गया, भी बेसिक चीज हो गई बिल्कुल ना, कि प्लांट को क्यों ग्रो कराना है, कैसे ग्रो कराना है। अब क्यों ग्रो कराना है उस पे आते हैं। क्यों ग्रो कराना है उसका मीनिंग में ये है कि नॉर्मली अगर प्लांट ग्रो कराओगे तो आपको क्या चाहिए? फील्ड चाहिए। लैंड कितना है? हमारे इंडिया का लैंड पता है किसी को कितना है टोटल? इंडिया का टोटल लैंड है 329 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है? सभी में खेती नहीं कर सकते, ठीक है? घर बनाना है, कॉलेज बनाना है, क्लास बनानी है, लैब बनानी है, समझ गए? बहुत जगह ऑक्यूपाई हो रहा है ना तुम्हारा स्पेस। लैंड तो बढ़ेगा नहीं, लैंड तो घट रहा है। और तुम्हारा जो कल्टीवेटेड एरिया है, जब मैं पढ़ता था तब 147 मिलियन हेक्टेयर था कल्टीवेबल, जिसमें हम खेती कर सकते हैं। अभी वो घट के अराउंड 139-140 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। तो क्या हो रहा है? एरिया तो घट रहा है। एरिया अगर घटता रहेगा तो क्रॉप कहाँ उगाओगे? और क्रॉप उगाने के लिए क्या होता है? हम एक पर्टिकुलर स्पेसिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुमने 10,000 प्लांट यहाँ पे नहीं लगा सकते इतने छोटे स्पेस में। 1 एकड़ में अगर 10,000 लगते हैं तो 1 एकड़ में ही लगेंगे, है ना? एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लग सकता है, तो उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो क्या करना होगा हमें? लैब स्पेस में अगर तुम सिर्फ प्लांट के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? प्लांट की सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी सुना होगा? यस सर। क्या होता है टोटिपोटेंसी? जिससे प्लांट का पूरा निर्माण हो सकता है कि एक कोई सी भी आप सेल लोगे कोई से भी टिश्यू की, तो वो पूरा प्लांट बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, है ना? वेरी गुड। तो इसमें 3-4 प्रोसेस होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, है ना, रीजनरेशन, ये 3-4 प्रोसेसेस होती हैं। तो डिवाइड करके आपका प्लांट बन सकता है। तो टोटिपोटेंसी की जो प्रॉपर्टी होती है उसका हम फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने से क्या होगा? अगर आप तुम्हारे पास कोई प्लांट जैसे एक्सटिंक्ट हो रहा है, मेडिसिनल वैल्यू का है, जैसे अभी मोदी जी ने भी बात की थी बीच में, एक तुम्हारे हिमालय में प्लांट होता है जिसको संजीवनी बोलते हैं, रोडियोला साइंटिफिक नेम है, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो अभी आपका कोविड हुआ था, कोविड में बेसिकली क्या हो रहा था? लंग ब्लॉक हो रहा था। लंग पे ACE2 प्रोटीन था, एक प्रोटीन था जिससे आपका वो कोरोना का वायरस बाइंड होता था। वो रिसेप्टर पे जब बाइंड हो जाता था तो क्या होता था? जो इम्यून सिस्टम होता है ना, तो इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है? उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए फॉरेन बॉडी और अपने ये फंगल सेल को किल करता जाता था। तो फंगल सेल बोल रहा हूँ, फंगल सेल नहीं, आपकी जो लंग सेल्स है, लंग सेल्स को एज अ फॉरेन बॉडी डिटेक्ट कर रहा है, तो वो ऐसे किल करता जा रहा है। तो जो रोडियोला प्लांट है, रोडियोला प्लांट मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन ये सिर्फ होता है लद्दाख वैली में, उतनी ज्यादा हाइट पे होता है, 17,000 फीट या उससे ऊपर की हाइट पे होता है। उतनी हाइट पे जब प्लांट होगा तो उसको सब जगह नहीं उगा सकते, क्योंकि उसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। प्लांट रीजनरेशन में बेसिकली तुम्हारे 2-3 कंपोनेंट ही होते हैं। किस टेम्परेचर पे ग्रो करना है, कितनी लाइट कंडीशन चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट लगभग सबके सिमिलर होते हैं। टेम्परेचर और लाइट दो मेन कंपोनेंट है। लाइट क्यों मेन कंपोनेंट है? एक फोटो पीरियोडिज्म सुना होगा। फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है? कितने टाइम डार्क फेज देना है, कितना उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि प्लांट फ्लावर कब करेगा, सीड कब बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन कब जाएगा, है ना? क्योंकि अगर प्लांट एक बार लगा लिया तो एक बार से तो काम नहीं चल रहा, आपको नेक्स्ट जनरेशन जाना है ना, उसका सीड चाहिए। सीड नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं जा पाएगा, नेक्स्ट जनरेशन नहीं जा पाएगा तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा ना, वो तो एक्सटिंक्ट होता जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसे प्लांट है जिन्हें कंजर्व करना है
इनके पास प्रॉपर्टी है कि ये जो हो रहा था लंग पे, ठीक है, लंग को खुद डैमेज कर रहा था, तो वो ACE2 रिसेप्टर को बाइंड होने से रोक देता है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी वाले प्लांट को अगर ग्रो करना है, लैब में हम ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लाइट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा हार्मोनल चेंज करेंगे, तो वो प्लांट को हम एक ही सेल से जब ग्रो करते हैं तो क्या होता है नॉर्मली, आपने कोई सा भी सेल जो लिया उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं, पढ़ लिया होगा ये तो, है ना। एक्सप्लांट बोलते हैं, एक्सप्लांट टिश्यूज होते हैं। उसके पास क्या प्रॉपर्टी है? डिवाइड होने की, खुद से डिवाइड हो सकता है। तो अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एग्जैक्ट अमाउंट डाल दिया, सिमिलर अमाउंट, तो क्या बनेगा? पहले स्टेप में प्लांट नहीं बनेगा। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का सिमिलर अमाउंट डाला तो क्या बनेगा? ये नहीं पढ़ा होगा, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है, ठीक है, कैलस बनेगा। कैलस बना, ठीक है, तो कैलस में क्या है? बहुत सारे सेल्स हो गए ना। अगर उसमें रीजनरेशन कराओगे, जैसे ही तुमने साइटोकाइनिन का ज्यादा अमाउंट डाल दिया, तो बहुत सारे प्लांट बनना चालू होंगे। एक ही सेल थी तुम्हारे पास, वहां से तुम गए लद्दाख से उठा के ले गए एक लीफ से तुम उसके कितने लाखों प्लांट्स बना सकते हो। ये उसका यूटिलाइजेशन हुआ ना, कंजर्व कर सकते हो। कितने स्पेस में लाखों प्लांट बन सकते हैं? इतने स्पेस में। इसे रैक बना दो, इतने स्पेस में लाखों प्लांट्स लगा सकते हो। छोटे छोटे तुम्हारे जार्स होते हैं, जार में मीडिया डालो, मीडिया में प्लांट लगाओ, कितने सारे प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है प्लांट बायोटेक का, समझ गए। इसके अलावा बायोरिएक्टर वगैरह जो सुना होगा, तो प्लांट्स में भी मेटाबोलाइट्स होते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स सुना होगा, विदापेरिन, विदेनोन, ये सब कंपाउंड्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। तो एंटी कैंसर में ये सब कंपाउंड्स यूज होते हैं, अभी जो ज्यादा यूज हो रहे हैं प्लांट की तरफ से। तो इसे कैसे आप कर सकते हो? तो जब कल्चर लगाते हैं, लिक्विड कल्चर सुना होगा, लिक्विड कल्चर में ही इसी तरीके से सेल सस्पेंशन कर देंगे। एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को डाल दिया, फिर उसे ऐसा न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर दोगे जिसमें कि वो मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करने लगे। मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होगा तो वो कहाँ आएगा? आपके लिक्विड मीडिया में। लिक्विड मीडिया में जैसे है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप उससे ड्रग्स बना सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स वाले जो भी होते हैं। तो वो बायोरिएक्टर वगैरह का काम यहीं पे आता है, समझ गए। ये थोड़ा प्लांट बायोटेक का बेसिक है, यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा जीएम क्रॉप सुना होगा, जीएम बहुत चलता है। अभी कल ही परसों की न्यूज है, अगर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो। क्या न्यूज है? न्यूज नहीं पढ़ते हैं? बायोटेक के स्टूडेंट्स को बहुत स्कोप है न्यूज पढ़ने में। कोई सी जीएम क्रॉप रिलीज हुई है इंडिया में? जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई सी क्रॉप है? कौन सा लगता है? बीटी कॉटन एकमात्र अभी तक अलाउ थी। अभी कल परसों एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है, GAC सुना है? ठीक है, बता देता हूँ। एक क्या होता है कि जैसे आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इंडिया में अलाउ नहीं है प्लांट, किसी भी प्लांट को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके रिलीज कर दो, ठीक है। उसके एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो सकते हैं, कुछ और चीजें हो सकती हैं, सुपर वीड्स बन सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या होता है, वो बहुत रिगरस टेस्टिंग में जाता है, ठीक है। बहुत सालों की टेस्टिंग होती है, अलग अलग लोकेशन पे एक कंट्रोल वेराइटी लगाते हैं, उसके साथ चेक करते हैं कि जिस भी ट्रेड के लिए हमने बनाया, जैसे मान लो ट्रेड, जैसे ट्रेड सिंपल समझा देता हूँ। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड पता है क्या होता है? ट्रेड मतलब कैरेक्टर्स के जेनेटिक्स मेंडल वाला ना ट्रेड, क्या 7 से शॉर्ट एंड जो डोमिनेंट हाँ, रिसेसिव, ठीक। तो वही ट्रेड हो गया, वो कैरेक्टर हो गया बेसिक किसी का भी। तो जो बीटी कॉटन बना था, बीटी कॉटन में क्या प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा? कॉटन का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है वो क्या होता है? कपास कॉटन होता है ना, जो बोल्स होते हैं उसके, बोल्स में क्या है आपका? एक इंसेक्ट लगता था, ठीक है, बोलवर्म जिसको बोलते हैं। तो बोलवर्म जब लगता था तो वो पूरा कॉटन खा लेता था, वो कंटामिनेटेड कर देता था, तो कॉटन की क्वालिटी खराब हो गई, पूरी क्रॉप की क्वालिटी खराब हो गई। तो उसके अगेंस्ट क्या किया? एक इंसेक्ट से जीन लिया, क्राई जीन। इंसेक्ट का एक जीन लिया, क्राई प्रोटीन होता है, ठीक है, CRY ये प्रोटीन होता है। वो क्या करता है? इंसेक्ट के अंदर जाएगा, इंसेक्ट की गट में, इंसेक्ट जैसे फीड करेगा उस लीफ पे, इंसेक्ट खाएगा। जो बॉलवर्म है, बॉलवर्म क्या करता है? लार्वा बनाता है, लार्वा फीड करेगा बोल पे फीड किया तो क्या हो रहा है? प्लांट प्रोटीन रिलीज कर रहा है, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन क्या होता है? वो टॉक्सिन, एज अ टॉक्सिन काम करता है। इंसेक्ट ने ले लिया, ठीक है, इंसेक्ट ने जब खाया बोल को तो उसके साथ प्रोटीन भी आ गया। प्रोटीन जैसे आया तो लीफ में भी होता है, बोल्स वगैरह तक स्टेज तक पहुंच नहीं पाता। तो उसके बाद इंसेक्ट की गट में क्या करेगा? ये परफोरेशन कर देगा, तो वो गट लीकी हो जाएगी और इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल करता है। बायोटेक का ये यूज है। यूज क्यों है? क्योंकि आप किसी दूसरी स्पीसीज का जीन लेके
प्लांट स्पीसीज में डाल रहे हो, इसीलिए मेन कंसर्न नहीं था ना कि आप किसी भी स्पीसीज से लेके कंटामिनेशन कर रहे हो हमारे जीनोम का। जीनोम कंटामिनेशन ये मेन इथिकल इशू है। जैसे ह्यूमन डिजाइनर पे भी नहीं बना सकते, बाकी चीजें नहीं बना सकते, तो उसका मेन इशू क्या है? इथिकल इशू है कि आप जैसा चाहते हो वैसा आप मॉडिफाई करोगे, लेकिन उसका आगे क्या रिजल्ट होगा आपको पता नहीं। तो जीएम जो कॉटन बनाया था वो इसीलिए बनाया था इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस मिल जाए। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ एक ट्रेड, तो उसकी जो टेस्टिंग चालू हुई थी 96-95 पे चालू हुई थी और वो रिलीज हुआ था 2002 में। 7 साल की टेस्टिंग हुई अलग अलग लेवल पे, कितने लेवल पे आपका प्रोटीन एक्सप्रेशन करता है, कितने प्लांट इंसेक्ट को किल करता है एक प्लांट, है ना, अगर उस पर एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन वगैरह समझते हो? सेंट्रल डोग्मा सुना होगा? क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? डीएनए से एमआरएनए का बनना, देन एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, मतलब जो प्रोसेस है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की, वो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा ही है जो है जिससे चल रही है, ठीक है। जेनेटिक्स जितनी भी है, जेनेटिक्स या जीन, वो सभी कहाँ कैसे एक्सप्रेस होंगे वो उसी से डिसाइड होता है। सीक्वेंस वही है, जीन कहीं से आएगा, वो आखिरी में प्रोटीन बनाएगा तभी वो फंक्शन करेगा, समझ गए? तो ये जब तक सीक्वेंस नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है। तो हमने वही चीज उठाई है, कैसे एक्सप्रेशन करना है। एमआरएनए आया, जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक उसका कोई काम नहीं है। एमआरएनए एक्सप्रेस करेगा, जीन का भी कोई काम नहीं है जब तक प्रोटीन नहीं बनाता, समझ गए? एक्सेप्शन है कुछ जैसे माइक्रो आरएनए आ गए, आगे की चीजें आ गई, आरएनए साइलेंसिंग होती है, वो सब एक्सेप्शन है, पर नॉर्मल प्रोसेस वही है सेंट्रल डोग्मा, इसीलिए उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो ट्रांसलेशन जब तक नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तब तक उसका कोई काम नहीं। प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई काम नहीं। तो कभी भी तुम्हें जीएम क्रॉप बनानी है, तो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके बेसिक टूल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब समझ गए, तो उसमें ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, टूल्स होते हैं। टूल्स क्या होंगे? जैसे वेक्टर हो गया, वेक्टर सुना है? यस सर। वेक्टर क्या होता है? डीएनए इंसर्ट को दूसरे होस्ट में मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, व्हीकल। Yes, sir. वेक्टर बेसिकली एज अ व्हीकल काम करता है। आपने इधर दूसरे किसी इंसेक्ट से लिया, ठीक है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से एक जीन उठाया, तो ये व्हीकल है, यहाँ से उठा के ये इधर ट्रांसफर कर देगा, रिवर्स है सतना, ठीक है, वैसे वाला। तो ये सतना तुम्हारा प्लांट है, प्लांट के अंदर डालना है, तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर में भी अलग अलग वेक्टर नॉर्मली किसे यूज करते हैं? नहीं, किसे क्या कंपोनेंट यूज करेंगे एज अ वेक्टर? वेक्टर उसमें सर प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। प्लाज्मिड का यूज करते हैं ना। प्लाज्मिड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो नॉन फंक्शनल होता है और यानी कि इसमें एक वैसी होती है रेप्लिकेशन करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। खुद से रेप्लिकेट करेगा तो जो जीन क्लोनिंग की बात होती है ना, क्लोनिंग कहाँ हो रही है? क्लोन क्या होता है? एक से दूसरी कॉपी बनाना, है ना। तो क्लोनिंग बेसिकली उसी प्रॉपर्टी के कारण होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के कारण। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो क्या करेगा? वो खुद का रेप्लिकेशन करेगा। हमने अगर उसमें जीन इंसर्ट डाल दिया, दूसरा जीन डाल दिया, तो वो भी रेप्लिकेट होगा। तो क्या होगा? प्लाज्मिड अपने से अपनी कॉपी बनाता रहता है बहुत सारी। एक प्लाज्मिड नॉर्मली 10⁻⁶ तक कॉपी बना लेता है, लाख कॉपी बना लेता है एक बार के रेप्लिकेशन और ये सब करने पे, अगर उसकी इफिशियंसी ठीक ठाक है, कॉपी नंबर होता है एक, तो इतनी ज्यादा कॉपी बना सकते हो। तो यहीं पे क्लोनिंग हो रही है, जो जीन क्लोनिंग का हम सुनते हो ना, क्लोनिंग यहीं पे हो रही है। जीन आपने क्लोन तो कर दिया, लेकिन वो क्लोनिंग नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने इंसर्ट किया है जीन को। जब वो मल्टीप्लाई करेगा, आपने बैक्टीरिया के अंदर डाला, किसी होस्ट के अंदर डालोगे, तो एक तो हो गया वेक्टर, है ना। वेक्टर समझ के कोई प्लाज्मिड हो सकता है जो इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वो रेप्लिकेट करेगा और क्लोनिंग करेगा। फिर दूसरा होगा होस्ट। होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर इंसर्ट करोगे, वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है। फंगस में मोस्टली ईस्ट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन कराना है तुम्हें कुछ, यूकैरियोट प्रोकैरियोट तो पता होगा। यस सर। क्या होता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट जो होते हैं वो सिंगल सेल्स होते हैं, और यूकैरियोट नहीं, ऐसा कौन बता रहा है? विल नॉट डेवलपमेंट होती है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट डेवलपमेंट होती है। नहीं, जो सुनना है मुझे वो बताओ। प्रोकैरियोट मतलब यूकैरियोट, सर यूकैरियोट से जाओ। यू मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है ट्रू। ट्रू कैरियोट मतलब कैरियन कैरियन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो सभी यूकैरियोट्स हैं। सिंगल सेल मल्टी सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स भी होते हैं, ठीक है।
प्रोकैरियोट तो सिंगल सेल होते हैं पर वो डिफरेंस नहीं है एग्जैक्ट, समझ गए। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट के हिसाब से उसे प्रो बोला गया है कि ये क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, तो इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए थे ये सभी प्रोकैरियोट और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियर ट्रू न्यूक्लियस बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का ये डिफरेंस हो गया। मैं क्या बात कर रहा था, वेक्टर और होस्ट वाली, ठीक है। तो यूकैरियोट का जब भी एक्सप्रेशन करना है हमें, तो यूकैरियोटिक क्या होता है, जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है उतने सारे, उतने जीन्स नहीं होते, छोटा होता है जीनोम साइज। ई कोलाई का जीनोम साइज कितना होता है, 4.6 into 10 9। ह्यूमन का कितना होता है ह्यूमन का जीनोम साइज, यही सब पूछता है सीएसए या आईसीआर में। ह्यूमन का तो जीनोम साइज बताओ यार, ये 10 12 से पढ़ाते हैं। 3.3 into 10 plus 6 3.3 into 10 पर 6 9। सबका इतना छोटा थोड़ी होगा, ह्यूमन इतने बड़े बड़े होते हैं, ये बैक्टीरिया इतना छोटा होता है। ह्यूमन का क्या होगा, ह्यूमन का 3.3 into 10 पर 9 बिलियन में होता है ना, बिलियन बेस पेयर होता है। बैक्टीरिया का होता है सिर्फ लगभग 5000 होता है, ठीक है। ई कोलाई जो हुआ, ई कोलाई है ना मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारा, तो लगभग 4965 ऐसे कुछ बेस पेयर होते हैं, तो लगभग 5000 बेस पेयर का होता है। तो कितना छोटा है। यूकैरियोट के जो जीन्स होते हैं, अगर हीमोग्लोबिन का जीन लो लोगे तो वो सिर्फ लाख बेस पेयर का तो हीमोग्लोबिन का जीन है, क्योंकि इसकी 4 चेन बनती है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्रोटीन के, कितना छोटा है। तो इसलिए यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन के लिए हमें बड़े वेक्टर्स चाहिए, उनके लिए व्हीकल अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे छोटे व्हीकल में, 2 व्हीलर में 2 ही लोग जा सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा 3 चले जाओगे। बड़ा लेके जाना है तो क्या चाहिए, बस चाहिए ना, तो इसलिए बड़े व्हीकल सिर्फ लगेंगे। अगर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बड़े जीन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो बड़े जीन किस में होंगे, मोस्टली यूकैरियोट्स में होते हैं, क्योंकि वो उनके पास अलग से स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में, अलग से बहुत सारे जीन्स है इनपुट करने के लिए, समझ गए। तो ये वेक्टर की बात हो गई, होस्ट की बात हो गई, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस होते हैं। ये क्या करेंगे, कट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर और कौन सा इंजाइम होना है, अगर कट कर दिया तो जोड़ना भी पड़ेगा, जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। लाइगेज क्या काम करता है, कौन सा बॉन्ड जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एटीजीसी के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ऐसा कैसे कर रहे हो, चार्गाफ रूल पढ़ा है, क्या होता है चार्गाफ रूल, सब बेसिक तुम लोग का हो जाएगा अभी। चार्गाफ रूल के हिसाब से ये एडमिन जो होता है वो डबल बॉन्ड से थायमिन से ऐड होता है, और जो साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से। लेकिन ये चार्गाफ रूल नहीं है, ये बात सही है बोली आपने, लेकिन ये चार्गाफ रूल नहीं है। प्यूरिन का अमाउंट पाइरीमिडीन के इक्विवेलेंट होगा, अगर वो इक्विवेलेंट होगा तो उसका कंपल्सन हो जाएगा। जो वाटसन क्रिक की समझदारी क्या थी, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं था, दूसरे का डाटा लिया था, दूसरे के डाटा से उन्होंने सिर्फ यही कंक्लूजन निकाले कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो किसी ना किसी कंपोजिशन में मिल रहे होंगे। अगर ये ए एक साथ मिलेगा टी के साथ तो ये डबल बॉन्ड से ही जुड़ सकता है, और जी सी के साथ मिलेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ सकता है। उन्होंने सिर्फ यही निकाला। तो प्यूरिन अगर पाइरीमिडीन के इक्विवेलेंट है तो ये ऐसे ही बॉन्डिंग कर सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, समझ गए। उसके कारण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होने से क्या होता है, रेप्लिकेशन की जो बात हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, ट्रांसलेशन की बात हो रही है, उसके लिए तुम्हें मिलता है टेम्पलेट। ए और टी अगर बॉन्ड करते हैं तो उनका जो माइनर मेजर ग्रुप का कंपोजिशन होता है वो ऐसा होता है कि वो बाइंड कर सकें, नहीं तो तुम्हारी जो पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर है कॉम्प्लीमेंट्री वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बन ही नहीं पाएगी। तो वाटसन क्रिक की या इंटेलिजेंस यही बोल दो, उनकी इंटेलिजेंस यही थी कि उन्होंने इस चार्गाफ ने अलग से रूल दिया था। एक साइंटिस्ट सुना होगा तुमने, रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी, कैसे अलग से पैटर्न बनते हैं। तो ये सब डेटा को एक्यूमुलेट किया, इंटेलिजेंस लगाया कि इसके बाइंड होने की प्रॉपर्टी जो है वो एक ही तरीके से हो सकती है और कैसे बाइंड ही नहीं हो सकता, समझ गए। ये तो चार्गाफ रूल हुआ। तो सीजर जो होता है ना वो कट कहाँ करता है, तुम्हारे बॉन्ड्स कौन से बनते हैं डीएनए स्ट्रक्चर में, डीएनए स्ट्रक्चर्स में कौन से बॉन्ड होते हैं, आपस में कैसे जुड़ता है डीएनए, ये तो बेस जुड़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड बस नहीं और फॉस्फेट,
तो ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़ता है? पेप्टाइड। तो पेप्टाइड क्या हुआ? पेप्टाइड तो प्रोटीन पे चलेगा आपको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो लाइगेज कट करेगा, अगर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो रहा है तो सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टर कट होता है, और जोड़ता है तो भी सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ता है, और कोई बॉन्ड जुड़ता नहीं है। समझ गए? सिर्फ इतना ही काम है। तो वेक्टर समझ गए, एंजाइम समझ गए, तो सिर्फ इतने ही मेन कंपोजिशन होते हैं। समझ? कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वेक्टर चाहिए जो आपका लेके जा सके पर्टिकुलर जीन, फिर होस्ट चाहिए जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है। इस केस में प्लांट हो जाएगा अगर प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए, अलग अलग एंजाइम चाहिए जो काट सके और जोड़ सके। इसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कोई सी भी चीज। प्लांट बायोटेक का बेसिक ये है। फिर उसके बाद इसी में तुम्हारी जीएम क्रॉप्स आगे बढ़ सकती हैं, उसकी तुम हाइब्रिड वगैरह बना सकते हो। समझ गए? तो प्लांट बायोटेक का एक बेसिक समझ आया ना। बाकी और चीजें हैं, इंटरकल्चर होता है तो वो एक्सप्लांट पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपने हैप्लॉइड प्लांट्स उठाने हैं तो हैप्लॉइड्स में बेसिकली एंथर आता है, या आपका ओव्यूल कल्चर आएगा। ओव्यूल ओवरी ये सब पता है ना, बॉटनी का थोड़ा टर्म है। कुछ नहीं होता, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर तुम बात करोगे फ्लावर के केस में, तो फ्लावर में ओव्यूल होगा, ओवरी होगा। ओवरी नॉर्मली डिप्लॉइड होती है, ओव्यूल सिंगल हैप्लॉइड होगा, ठीक है, सिंगल सेल होगा। तो उससे आप अगर कल्चर के लिए यूज कर रहे हो तो वो ओव्यूल कल्चर हो जाएगा। वो अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है कि अगर आप लीफ से ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते, लीफ से आप किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा टिश्यू जो जनरली ज्यादा अवेलेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी अलग अलग तरीके होते हैं ना। कैलस ही अगर फॉर्म नहीं हो रहा है, शूट जनरेशन नहीं हो रहा है, रूट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्टेप वाइज है ना। पहले आप क्या करोगे? एक्सप्लांट लोगे, पहले कैलस जनरेट कराओगे, कैलस जनरेट हो गया तो पहले शूटिंग होगी, शूटिंग के लिए हार्मोन यूज करोगे। मैं शांत हो गया, तुम लोग भी शांत हो गए। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, रेशियो होता है ना, साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज्यादा हो गया तो आपका शूट जनरेशन होगा। उसके बाद आप ऑक्सिन का रेशियो बढ़ा दो तो रूट जनरेशन होगा। समझ गए? पहले हम हमेशा शूट का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, फिर रूट जनरेट कराते हैं। शूट जैसे मल्टीप्लाई होने अलग अलग कट कर देंगे, अलग अलग जार में डालेंगे, फिर रूटिंग के लिए मीडिया डालेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सिन डाल दोगे आप तो रूटिंग मीडिया बन जाएगा। तो उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। जैसे रूट आएगी उसके बाद आप उसको बाहर रख सकते हो। बाहर मतलब कंट्रोल कंडीशन में रखना है, ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस जिसे बोलते हैं, उसमें रखोगे। उसमें क्या करोगे? हार्डनिंग करते हैं, कुछ दिन वहां पे रखेंगे, उसके बाद एक्सपोजर दे सकते हैं बाहर की कंडीशन में। ये बेसिक स्टेप है, इतना ही में ही प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, ठीक है। प्लांट बायोटेक का मुझे लगता है यही बेसिक थोड़ा सा मैंने कवर किया। और कुछ टॉपिक हो तो आप बता दीजिए। हाँ, क्वेश्चन कुछ पूछना है तो। जो ऑयल सेलेंसिंग के बारे में कुछ ये सर जो टेक्निक आपका पीएचडी का टॉपिक है, मेडिसिन बता सकता हूँ, मतलब मैं वैसे बता देता हूँ काम क्या होता है। जैसे किसी भी, अब मैं सिंपल सा बात करता हूँ ना, ये समझ गए प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब क्या होता है। जीन पता है तुम लोग को, जीन क्या होता है। जीन को कभी भी कैरेक्टराइज करना है, कैरेक्टराइजेशन समझते हो? जीन का कैरेक्टराइजेशन मतलब जीन कैसे काम करता है बेसिकली, अगर वो जानना है तो दो टेक्निक होती है, या तो उसका एक्सप्रेशन बढ़ा देंगे या उसका एक्सप्रेशन खत्म कर देंगे। एक्सप्रेशन बढ़ाने की टेक्निक, एक वेक्टर जो होता है, वेक्टर में हम लगाते हैं 35S प्रोमोटर होते हैं ना, जीन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। लैकोपेरोन में पढ़ा होगा, ZY वगैरह होता है, ठीक है। तो प्रोमोटर हम ऐसा लगाते हैं जो हमेशा आपका एक्सप्रेस होता है, उस प्रोमोटर को बोलते हैं 35S। ये एक वायरस से लिया हुआ था, तो हर सेल में एक्सप्रेस होता है। तो हर सेल में एक्सप्रेस होता है, उसका मतलब क्या है कि आपने जो भी जीन डाला वो हर सेल में एक्सप्रेस होगा। जैसे क्राई प्रोटीन अभी डाल रहे थे तो आपकी लीफ में भी होगा, रूट में भी होगा, तो कहीं से भी अगर इंसेक्ट आ रहा है तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रोटीन आ जा रहा है, टॉक्सिन आ जा रहा है, जैसे वो खाता है। प्लांट क्योंकि हमेशा हर जगह से प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक तो हो गया प्रोमोटर, ऐसा 35S प्रोमोटर डालेंगे तो ओवर एक्सप्रेशन के लिए नॉर्मली ऐसे जो प्रोमोटर होते हैं उनको बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर, ठीक है। कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है हर जगह हमेशा एक्सप्रेस करेगा। दूसरे होते हैं कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल आपके प्रोमोटर्स होंगे, वो क्या होंगे, कोई आप कंडीशन प्रोवाइड करोगे, या कंडीशनल या इंड्यूसिबल प्रोमोटर बोलते हैं। जैसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, वैसे इंड्यूसिबल प्रोमोटर्स होते हैं। तो जैसे उन्हें कंडीशंस मिलेंगी, कुछ होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। टेपिटम सुना है? टेपिटम क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, जब फॉर्मेशन होता है आपका एंथर और ये सब का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक सेल मास बनता है एंथर बनने से पहले, तो उसके आसपास जिस आपको टिश्यू को जो न्यूट्रिशन देता है उसे टेपिटम बोलते हैं।
तो कुछ ऐसे प्रमोटर होते हैं जब टेपिटम फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो प्रोटीन रिलीज होते हैं उनसे इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो उसको टेपिटम स्पेसिफिक बोलते हैं। अलग अलग होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में बन रहा है, एंथर स्टेज में बन रहा है, तो ये अलग अलग इंड्यूसिबल प्रमोटर यूज कर सकते हो। जैसे मान लो स्ट्रेस की कंडीशन है, कोई स्ट्रेस आ गई, आपने बोला कि हीट स्ट्रेस अगर आएगी तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सप्रेस होना चाहिए, जो हमने डाला, हमने एक हीट शॉक प्रोटीन डाल दिया। हीट शॉक प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, हीट स्ट्रेस टॉलरेंस देते हैं आपको। तो वो अगर आपने डाल दिया वो प्रोटीन, तो वो हीट की कंडीशन में ही सिर्फ एक्सप्रेस होगा, हमेशा एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है तो उसमें भी तो एनर्जी लग रही है। प्लांट अगर अपनी पूरी एनर्जी कंज्यूम कर देगा तो उसकी ग्रोथ हैम्पर कर जाएगी, कम ग्रोथ रह जाएगा। इसीलिए एक टेक्निक हो गई ओवर एक्सप्रेशन। दो तरीके से हो सकता है, या तो आप कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर से करो, ऐसा आपने कंडीशन ली है कि वो हमेशा एक्सप्रेस होगा तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, ठीक है। ऐसे प्रोटीन आप एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा होता है इंड्यूसिबल प्रोमोटर, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब वही ट्रांसलेशन हो जाएगा तो प्रोटीन एक्सप्रेस होना चालू हो जाएगा, प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। दूसरी टेक्निक होती है साइलेंसिंग। साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, और होता है एक चीज तुम्हारी नॉकआउट, नॉकआउट नॉकडाउन। नॉकआउट नॉकडाउन सुना है? बता देता हूँ क्या है। जैसे अभी जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स अगर पढ़ी है तो जीनोम एडिटिंग टेक्निक भी नहीं पढ़ी, बताता हूँ, दोनों चीजें बता देता हूँ। आरएनए साइलेंसिंग जो होता है, आरएनए साइलेंसिंग में बेसिकली क्या होता है, आपने एक्सप्रेशन कर दिया, जीन डाल दिया, जीन क्या करेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए की अगर कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी कोई आ जाती है, अगर प्लांट को लगता है कि ये फॉरेन जीन है, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक मैकेनिज्म है, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जनरेट करना चालू कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जाके उससे बाइंड हो जाएगी और एमआरएनए का एक्सप्रेशन रोक देगी, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, एक तो एमआरएनए एक्सप्रेशन लेवल पे हो सकता है या ट्रांसलेशन लेवल पे हो सकता है। ट्रांसलेशन इनहिबिशन होता है या एक्सप्रेशन इनहिबिशन होता है, दो तरीके का, समझ गए। तो कुछ नहीं होता, बस एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। प्लांट रिकॉग्नाइज करता है उसे एज अ फॉरेन बॉडी, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है प्लांट, अलग से उसी की कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाना चालू कर देता है। वो जाके जिसको बोलते हैं माइक्रो आरएनए, प्लांट के जीनोम में पहले से होते हैं, तो वो माइक्रो आरएनए जाके क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। जो आपने जीन, जो भी जीन डाला, जीन में एक्सप्रेस किया, जीन एक्सप्रेस करता है तो क्या सिंगल स्टैंडर्ड होता है एमआरएनए, उसकी दूसरी कॉपी अगर आ गई तो वो एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। तो ये हो गई उसकी साइलेंसिंग, ठीक है। इसी को आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। आरएनए लेवल पे आपका बाइंड कर गया। दूसरा होता है क्या, ये इसमें क्या हुआ, आपका एक्सप्रेशन लेवल पे कहीं पे बंद हुआ है, ठीक है। जैसे कोई से भी प्लांट को जब भी जीएम बनाना है, तो जीएम बनाने के लिए क्या होता है, जीएम बनाएंगे जब, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट प्रोटीन पूरे लेवल पे एक्सप्रेस करे। जीन डालने उससे काम नहीं होता, आप पहले उससे क्या चेक करोगे कि एमआरएनए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं प्रॉपर्ली, फिर चेक करोगे प्रोटीन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं प्रॉपर्ली। प्रोटीन बन रहा है तो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, ये पूरे स्टेप चेक करने होते हैं ना। तो इसलिए अगर साइलेंसिंग किया है तो साइलेंसिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, बीच का सेंट्रल डोग्मा के बीच में अगर काट दोगे तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। तो जीन का, अगर कोई भी जीन फंक्शन कर रहा है, ऑन ऑफ से समझो, अगर कोई बटन आपकी लाइट ऑन करती है, ठीक है, तो बस उस बटन को ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा यही बटन है जिससे लाइट ऑन हो रही है। तो जीन का फंक्शन अगर है कि वो लाइट पे काम करता है, तो जीन को अगर साइलेंस कर दोगे तो लाइट कितनी भी दे दो वो काम ही नहीं करेगा, प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। तो कैरेक्टराइज हो गया ना कि इस जीन का फंक्शन यही है। जो वन जीन वन एंजाइम से हुए पढ़ते हैं, एक जीन एक एंजाइम बनाता है जो फंक्शन करता है, तो अगर उस जीन को आप साइलेंस कर दोगे तो वो जीन काम करना बंद कर देगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक है। तो इसको बोलते हैं नॉक डाउन। एक्सप्रेशन को आपने रोका है, एक्सप्रेशन बंद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लीकी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन एक लेवल पे होता रहेगा। फिर दूसरी चीज होती है नॉकआउट। नॉकआउट में बेसिकली क्या होता है, आपने जो भी जीन जिसको आपको साइलेंस करना है, साइलेंस की जगह क्या करते हैं, अभी एंजाइम्स आ गए हैं अलग अलग जीनोम एडिटिंग के, क्रिस्पर वगैरह सुना होगा, क्रिस्पर बहुत सारा आता है अभी, नॉर्मल बुक्स में भी आ गया है, क्रिस्पर होता है, टैलन होता है। ये क्या होते हैं, अलग अलग से एंजाइम्स होते हैं, मेगा एंजाइम्स जिनको बोलते हैं। ये पूरे जीनोम को एडिट कर सकते हैं। तो जो जीन है जिसे साइलेंस करना है, उस जीन को ही काट देंगे अगर, तो उसे बोलते हैं नॉकआउट, ठीक है। बाहर ही निकाल देने को बोल रहे हैं नॉकआउट, दूसरे को बोलते हैं नॉकडाउन। हमने एक्सप्रेशन कहीं पे रोका है, समझ गया। तो ये दो टेक्निक है जिनसे करते हैं। अब ये क्या है, ये परमानेंट टेक्निक है, इसके लिए आपको जीएम यूज करना पड़ेगा। वेक्टर यूज करोगे, वेक्टर से ट्रांसफॉर्म करोगे, वो जीएम बनाओगे, प्लांट टिश्यू कल्चर से प्लांट जनरेट करोगे, उसको हार्डन करोगे, वो आपका जीएम क्रॉप बन गई, ठीक है।
जो मैंने टेक्निक यूज की थी, मुझे कैरेक्टराइज करना था, तो मैंने यूज किया वायरस इंड्यूस जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग समझ गया है? जीन साइलेंसिंग में तो हाइडाइसर एंजाइम वगैरह होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करेंगे डबल बॉन्ड को, माइक्रो एमआईआरएनए वाले को चॉप कर देंगे। चॉप करने के बाद वो उसका एक्सप्रेशन पूरा तरीके से बंद हो जाएगा। विक्स में क्या होता है, हमने सेम टेक्निक यूज की, बस क्या किया, वायरस को एज अ वेक्टर यूज कर लिया। वायरस इंड्यूस जीन साइलेंसिंग है ना, वायरस क्या कर रहा है, जीन साइलेंसिंग को इंड्यूस कर रहा है, विक्स जिसको बोल रहे हैं टेक्निक। ये होती है आपकी परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। तो इसमें जैसे मुझे किसी जीन के लिए कैरेक्टराइज करना है, एक जीन हो गया क्लोरोफिल सिंथेसिस का जीन। क्लोरोफिल सिंथेसिस होगी तो क्या होगा, कलर आएगा, ग्रीन दिखेगा प्लांट आपका। तो अगर प्लांट को हमें ग्रीन कलर कोई पर्टिकुलर जीन देता है, उसे साइलेंस कर देंगे तो क्या होगा, प्लांट ग्रीन की जगह येलो दिखने लगेगा, ग्रीन कलर नहीं बन रहा है। तो मैंने वही किया, वायरस वेक्टर को यूज किया, वायरस को एज अ वेक्टर यूज किया, ठीक है। उसके अंदर डाला क्लोरोफिल सिंथेसिस का जीन, क्लोरोफाइलेज जीन होता है, वो क्लोरोफिल सिंथेसिस पे काम करता है। क्लोरोफाइलेज जीन को डाला, जब क्लोरोफाइलेज जीन को डालने के बाद हमने उसे क्या किया, वेक्टर्स को हम इनफिल्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, पूरे प्लांट के अंदर चले गया, वेक्टर चला गया, वेक्टर घूमेगा, वेक्टर अंदर गया तो क्या होगा, वायरस रेप्लिकेट करेगा। वायरस रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जो हमने सेक्शन डाला है वो सेक्शन भी रेप्लिकेट करना चालू कर देगा। वो जैसे रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, प्लांट को तो ये लग रहा है ना कि वायरस अंदर आ गया, प्लांट अपना डिफेंस लगाएगा, यही आपका साइलेंसिंग वाला डिफेंस। तो वायरस को हमने एज अ वेक्टर यूज किया, जब वो क्लोरोफिल सिंथेसिस का जीन हमने साथ में डाला, उसका एक सेक्शन, तो उसके अगेंस्ट क्या बनने लगेंगे, स्मॉल इंड्यूसिंग आरएनए बनने लगते हैं, एसआईआरएनए बनने लगते हैं। वो एसआईआरएनए जाके क्या करेंगे, उस पर बाइंड करेंगे, बाइंड जैसे किया उन्होंने तो उसका एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ही कट कर दे रहे हैं माइक्रो आरएनए को, या जो तुम्हारा एक्सप्रेशन जो कर रहा है एमआरएनए का एक्सप्रेशन बंद कर दिया। एक्सप्रेशन बंद कर दिया तो वो जीन ही नहीं है, ठीक है। वीडियो होगा मेरे पास एक, जीन का काम करना है या तो उसका एक्सप्रेशन इतना बढ़ा दो वो हमेशा काम करे। अगर कोई तुम बोल रहे हो कि जीन प्रोटेक्ट कर रही है तुम्हें, इतनी ज्यादा कितनी भी हीट दे दो, मतलब तुम 50 डिग्री पे भी प्लांट को रख दो तो भी वो काम करेगा, है ना। तो जीन काम करे तो उसका ओवर एक्सप्रेशन कर दो, किस प्रोमोटर से, कंस्टिट्यूटिव से, हमेशा एक्सप्रेस करे तो वो काम करेगा ही। दूसरा है कि उसे साइलेंस कर दो, अगर वो जीन उसका फंक्शन कर रहा है तो वो फंक्शन ही बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो लेवल पे हो सकती है, बताइए क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होती है या उसके बाद होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग होती है। डीएनए का अगर आने बनने वाले स्टेप पे रोक दिया तो वो ट्रांसक्रिप्शनल होगी, उसके आगे अगर कहीं रोकोगे तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हो जाएगी, है ना। यही सेंट्रल डोग्मा ये चल रहा है ना बेसिकली। तो आप बीच के स्टेप ब्लॉक करते जाओ, अगर प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होने दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा एक्सप्रेशन। ये लोगों ने खोजा था, अभी की डिस्कवरी है, इतनी पुरानी डिस्कवरी है 1998 की। दो साइंटिस्ट थे, क्रेग मेलो और तुम्हारा क्या नाम है, नाम मुझे भूल गया, फायर एंड मेलो, ठीक है। क्रेग मेलो और फायर, इनको अभी 2006 में ही नोबेल मिला, इतना पुराना डिस्कवरी नहीं है। तो ये आरएनए का तुम्हारा बेसिक ये चीजें बताई गई हैं। जब भी तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे क्या करेगा, एक एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, इसको बोलते हैं डाइसर। ये चॉप कर देता है तुम्हारे ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। तो जो हमारा एमआरएनए के साथ जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाएगा तो ये उसे चॉप कर देगा। चॉप करने के बाद एक आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रिकॉग्नाइज करके इस पूरे ही स्ट्रक्चर जो एमआरएनए है उसे पूरा डिग्रेड कर देगा। तो तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, पूरा एमआरएनए टूट गया, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, बस वहीं से हमने उठाया ये वायरस को एज अ वेक्टर यूज कर लिया कि वायरस ऐसा रिकॉग्नाइज कराए प्लांट को कि ये फॉरेन पार्टिकल है और उसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन के जाए। तो बस वही ये इसकी वो पूरी प्रोसेस है। अब 35 की बात कर रहा था ना मैं प्रोमोटर की, तो ये प्रोमोटर हो गया, वायरस का जीनोम है, वायरस के जीनोम के साथ हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बात की क्लोरोफिल सिंथेसिस का जो जीन, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस का जीन यहाँ पे डाल दिया हमने जब, और इसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे, नीडल लेते हैं, नीडल पे वेक्टर को खोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस होते हैं टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशंस लेके यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। इन्फिल्ट्रेट करने के बाद क्या होगा, ये वायरस जैसे अंदर गया तो क्या होगा, वायरस रेप्लिकेट करेगा।
वैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा प्लांट, क्या करेगा, प्लांट रिकॉग्नाइज करेगा कि ये फॉरेन बॉडी आ गई, डाइसर वाली मशीनरी एक्टिवेट करेगा, डाइसर एक्टिवेट हुआ तो रिस्क कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिस्क उसे डिग्रेड कर देगा, इसी तरीके से साइलेंसिंग हो जाती है। तो ये जो पौधा देख रहे होगे अगर, तो ये क्लोरोफिल सिंथेसिस वाला जो जीन था यहाँ पे साइलेंस किया, तो ये क्या होगा, वायरस क्या होता है, वायरस तुम्हारा फ्लोएम से मूव करता है, फ्लोएम से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो भी साइलेंसिंग के सिम्टम्स होंगे वो सभी ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये देख रहे होगे तो कलर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं हो रही है। देखोगे सेटअप, लैब सेटअप में क्या होगा, पेटी प्लेट्स देखी होगी, यस सर। जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट अगर मीडिया है, ठीक है। अगर मीडिया में क्या किया हमने, अलग अलग वेक्टर्स हैं। अब हमने वायरस जो यूज किया था वो वायरस था टोबैको रेटल वायरस, ठीक है। उसी के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में हमने क्या किया, जो वायरस वाले जीन है जिससे इन्फेक्शन होता है और बाकी चीजें होती हैं उनको एक कंपोनेंट में डाल दिया, और दूसरे कंपोनेंट में हमने सिर्फ अपना जीन डाला। इस तरह से डिवाइड कर दिया कि एक कंपोनेंट में सिर्फ वायरस वाले जीन हो तो हमारे एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करें, दूसरे वाले में सिर्फ अपना जीन डाला, तो इसीलिए वो PTRB1 और PTRB2 है, प्लाज्मिड टोबैको रेटल वायरस 1, प्लाज्मिड टोबैको रेटल वायरस 2। तो एक में सिर्फ अपना जीन डाला है, वो जो जीन दिख रहा है वो है फाइटोइन डिसैचुरेज, PDS दिख रहा होगा साथ में, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें सिर्फ जीन डालेंगे, PTRB1 में कुछ डालने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही काम करेगा जैसे तुम्हारा वायरस काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि वायरस को इन्फेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक इन्फेक्शन के लिए जीन चाहिए, एक मूवमेंट के लिए चाहिए, तो मूवमेंट प्रोटीन वाला जीन और इन्फेक्शन वाला जीन दोनों जीन उसमें साथ में करते हैं एक कंपोनेंट में। तो अलग करने से क्या हुआ, फायदा ये होगा कि कहीं से भी हमारा जो एक्सप्रेशन होना है उसको इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया। जब ये टोमेटो का प्लांट, टोमेटो के प्लांट में हमने नीचे जब इसको साइलेंस कर दिया क्लोरोफिल सिंथेसिस का जीन, तो यहाँ पे देखोगे दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पास से तो मुझे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, दूर से शायद दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है, ये ग्रीन है पूरी लीफ, ये वाली लीफ में देखोगे ब्लीचिंग सिम्टम, जैसे ब्लीच कर दिया हो ना लीफ को, कुछ ब्लीचिंग पाउडर लगा दिया हो, उस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। पूरा वैसे क्लियर नहीं होगा कि पूरा येलो हो जाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन को साइलेंस कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन तो होता रहता है, ठीक है। तो इतना ये बहुत जल्दी लिया हुआ है, 7 दिन का फोटो है, थोड़ा 21 डेज तक है, समझ गए। तो अगर एक्सप्रेशन देखना है हमें, और क्या होता है कि जो भी ओवर एक्सप्रेशन और ये वाली चीज होती है परमानेंट वाली, ये बहुत टाइम लगती है, साल भर लग सकता है आपको एक लाइन बनाने में, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, और हमें जल्दी एक्सपेरिमेंट करना है तो 1 महीने का काम है, 1 महीने के अंदर आप देख सकते हो एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, समझ गए। इस तरीके से आपको ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा काम था, टर्न हो जाएगी तो उसका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एरिया घट जाएगा, फोटोसिंथेसिस एरिया घटेगा तो उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग सभी अफेक्ट होती है। तो एक तरीके से अगर इन्फेक्शन हो गया टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का, तो यील्ड 0 हो जाती है, 100% यील्ड लॉस हो जाता है। इन्फेक्शन एक बार हो गया तो उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ नहीं होती, तो ये एक मेनली बहुत मेजर इशू है, तो ये करने की जरूरत नहीं, अलग इन्फेक्ट करता है, वही हमारा टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है। तो इसका रेप्लिकेशन एक साइकिल होता है, चलो ये बता देता हूँ इसमें काम करनी है। रेप्लिकेशन क्या होता है, वायरस कभी भी रेप्लिकेट करता है तो वायरस क्या करेगा, अंदर जाके होस्ट की मशीनरी को यूज करता है। होस्ट की मशीनरी बेसिकली क्या, जो भी रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होते हैं, रेप्लिकेशन के पूरे एंजाइम्स यहीं से यूज करेगा। तो होस्ट का जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, बाकी चीजें होंगी, निकिंग का एंजाइम, ये सब यहीं से यूज करेगा। तो ये वायरस है, वायरस कैसे होते हैं, पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, जिनको बोलते हैं विरियन, जिसके साथ एक, तो एक विरियन यहाँ है, उसने अपने कोड प्रोटीन बाहर सेट कर दिया, बाहर छोड़ दिया कोड प्रोटीन, क्या जाएगा अंदर, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अंदर गया तो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा आपका वायरल डीएनए, ठीक है। होस्ट डीएनए पॉलीमरेज और ये सब के साथ यूज होगा, और ये अपनी कॉपी बनाता जाएगा, बहुत सारी कॉपी बनती जाएगी, और ये कॉपी नेक्स्ट जो भी है बाहर जाके कोड प्रोटीन वगैरह बनाएगा, कोड प्रोटीन बनाने के बाद असेंबल होगा और नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएगा इन्फेक्शन करने के लिए, जो हम बोले थे ना फ्लोएम से मूव कर रहा है, इस तरीके से रेप्लिकेट करेगा, अपनी नई कॉपी बनाएगा, बहुत सारी कॉपी बना सकता है और नेक्स्ट में मूव करेगा, ठीक है। ये समझ आएगा, लीफ कर्लिंग हो जाती है, ठीक है, लीफ पूरे तरीके से कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसका फोटोसिंथेटिक एरिया, लीफ साइज सभी घट जाएगा, तो तुम्हारा यील्ड बहुत कम हो जाती है। इतना जो इंडिया का मैप में देख रहे हो तो इतने सारी जगह पे अलग अलग वायरस के स्ट्रेन डिटेक्ट हुए, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के, तो जिस पे मैं काम कर रहा था, तो मैं कर रहा था टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस स्ट्रेन पे। ये अलग अलग स्ट्रेन है, अलग अलग जगह पे जितनी है इंडिया में, लगभग 18 स्ट्रेन। तरीके की स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं। एक डोमिनेंट रेजिस्टेंस होता है, डोमिनेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक जीन डाला तुमने, फुर्सत हो गए, ठीक है, वो डोमिनेशन से आपको रेजिस्टेंस दे देगा, RAVR हाइपोथेसिस होती है उसके हिसाब से। दूसरा रिसेसिव रेजिस्टेंस,
आपने जीन डाला लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, वो क्या करेगा, वो वायरस के लिए जरूरी है, समझ रहे हो, वायरस के रेप्लिकेशन और ये सब वाले जो जीन थे, एक तो जीन है जो होस्ट को डिफेंस दे रहा है, ये पैथोजन को डिफेंस दे रहा है, तो इस वाले जीन को क्या करेंगे, इसको हम साइलेंस कर देंगे, तो उस तरीके से हमें डिफेंस मिल सकता है। इसके अलावा साइलेंसिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग जो डाइसर एंजाइम और ये सब लगते हैं, इनको हम साइलेंस कर सकते हैं, या फिर कुछ नए हम खोजते हैं, जैसे कोई हार्मोन है जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी स्ट्रेटजी हम ले सकते हैं। तो ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, ये सब छोड़ो। ये था वो सिम्टम, इसमें शायद थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। साइलेंसिंग जब हमने की अपने जीन को देखने के लिए, तो उसमें ब्लीचिंग वाले सिम्टम तुम्हें दिख रहे हैं, वो प्लांट में, पूरे प्लांट में ही दिख रहा है, ऊपर येलो हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से लीफ कर्लिंग पे मेरा जो मैंने जीन कैरेक्टराइज किया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जानने के लिए हम जब हमने साइलेंस किया तो क्या किया, जो दो तरीके के प्लांट थे, एक रेजिस्टेंट प्लांट था जिसमें लीफ कर्लिंग नहीं होती थी, एक ससेप्टिबल प्लांट था जिसमें लीफ कर्लिंग होती थी। तो रेजिस्टेंट प्लांट में हमने जीन साइलेंस कर दिया, जैसे विक्स के थ्रू जीन साइलेंस किया, तो उसमें क्या होने लगा, उसमें कर्लिंग आना चालू हो गई, ठीक है। देखो इसमें कर्लिंग आना चालू हो गई धीरे धीरे, जो रेजिस्टेंट प्लांट था, जब हमने इसे विक्स के थ्रू ही साइलेंस किया। तो उसका मतलब क्या है कि जीन का कहीं ना कहीं काम है वायरस के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस देने का। अगर काम नहीं होता तो कर्लिंग नहीं होती, वो रेजिस्टेंट प्लांट तो रेजिस्टेंट ही रहता, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से इसका यूज किया गया है इसमें। ये सब चीजें काम की नहीं है। ये वीडियो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कोई जीन खोजना जो काम करे वायरस रेजिस्टेंस में। मैंने एक जीन खोजा जो था आरएनए हेलिकेज, तो उसे साइलेंस किया हमने टॉलरेंट प्लांट में, टॉलरेंट रेजिस्टेंट प्लांट में, तो वो लीफ कर्लिंग के सिम्टम देने लगा, मतलब उसका कुछ काम है। उसी स्टोरी को आगे लेके कैसे काम करता है वो, तो मैकेनिज्म वगैरह निकाला होगा वो उसमें बताया होगा, ठीक है, बस उतनी ही चीज और कुछ नहीं। तो विक्स वगैरह थोड़ा समझ आया, आरएनए साइलेंसिंग बेसिक बेसिक। तो प्लांट बायोटेक का ये थोड़ा सा केस स्टडी है, समझ लो एक तरीके से, कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, रिसर्च में कैसे अप्लाई करोगे। तो साइलेंसिंग वगैरह तो पता है, तो उससे अलग हट के कुछ हमने तरीके निकाले कि अब एक्सप्रेशन अगर वैसे करने लगेंगे तो 2 साल 3 साल लग जाएगा ना, जल्दी करना है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। वायरस से हमने कंपोनेंट उठाया, उसका फायदा उठाया, ठीक है, ठीक है, यही इतना ही था प्रेजेंटेशन में, और कुछ नहीं, सिंपल रखने का ट्राई किया था मैंने। साइलेंसिंग का यूज बेसिकली पढ़ा है ऐसा कि ट्रांसपोजॉन्स जो होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, उनमें उसका यूज करते हैं बेसिकली, ऐसा मिक्स कर रहे हो तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अलग चीज हो गई। मतलब जो जंपिंग जीन्स होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हमारे लिए, तो उसको रोकने के लिए भी क्या आरएनए साइलेंसिंग का यूज करते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्लांट जंपिंग जीन क्या होता है, जंपिंग जीन होता है कि वो एक जगह से 2 जगह अपनी कॉपी बना सकता है, या तो कट पेस्ट होगा या कॉपी पेस्ट होगा, उसके पास तो खुद के रेप्लिकेशन और बाकी चीजें हैं, तो रेप्लिकेशन तो वो कर ही लेगा। उसका साइलेंसिंग की अलग स्ट्रेटजी होती है, उसमें भी नॉकआउट करते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन सुना होगा, तो ऐसा लेते हैं दूसरा जीनोम जिसमें आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट नहीं हो और उसको क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा, 2-3 जनरेशन के बाद वो एलिमिनेट हो जाएगा जो तुम्हारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में ट्रांसफर होगा, एक कॉपी आएगी, फिर जब नेक्स्ट जनरेशन जाओगे तो दोनों एक में कॉपी आ जाएगी, उस प्लांट को डिस्कार्ड कर देंगे, समझ गए। तो उसका अलग तरीका, तो उसमें साइलेंसिंग नहीं कर सकते, साइलेंसिंग में तो एक्सप्रेशन पे रोकना है ना, समझ रहे हो, आरएनए लेवल पे। यहाँ पे क्या है कि डीएनए की बात हो रही है, जंपिंग जीन तो डीएनए है ना, जंपिंग डीएनए है, वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अपने आप मूव करता रहेगा। आज फर्स्ट क्रोमोसोम पे तुमने टारगेट किया, वो चला गया किसी और क्रोमोसोम पे और 3-4 कॉपी बना ली, तो उसे आरएनए साइलेंसिंग की यही तो ड्रॉबैक है। अगर कॉपीज बहुत सारी बन जाती है तो तुम उसे साइलेंस नहीं कर सकते, उसका एक्सप्रेशन आता रहेगा। अगर जैसे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और ये सब सारी चीजें होती है ना, तो एक जीन 3-4 अगर एमआरएनए बना रहा है और तुमने एक ही एमआरएनए को साइलेंस किया, दूसरे से तो एक्सप्रेशन होगा, तो ये सब फेल हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए करते हैं नॉकआउट, उस कंडीशन में नॉकडाउन की जगह नॉकआउट करेंगे। जीन जो जिस पर्पस से तुम्हें यूज करना है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखोगे ना। अगर सिर्फ रीजनरेशन के पर्पस से तो फिर नहीं करेंगे, अगर तुम्हें जीएम बनाना है या मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। जीनोम में समझ लो, ठीक है। पहले तुक्का लगाते थे, पता नहीं था ना एग्जैक्ट कितना जीनोम है, हमने सीक्वेंसिंग नहीं किया, बाकी चीजें सीक्वेंसिंग वगैरह डिस्कवरी नहीं की, तो
क्रोमोसोम की लेंथ हमें पता है, हमने देखा है सेंटीमॉर्गन में जो निकालते हैं ना कितना क्रॉसिंग ओवर होगा और बाकी चीजें होंगी, तो क्या करते हैं क्रोमोसोम लगाएंगे लाइन से, उसमें तुमने अपने जीन को प्लेस कर दिया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस इतनी थी 25 सेंटीमॉर्गन थी, तो एक जीन तुमने पहले ऊपर प्लेस कर दिया। मान लो क्रोमोसोम की लेंथ 1 बेस पेयर से 10,000 बेस पेयर है, ठीक है, तो एक जो जीन है क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस कुछ है, तो तुमने उसको 25 बेस पेयर पे प्लेस कर दिया, दूसरे को 1000 पे किया, तीसरे को कहीं और किया क्रॉसिंग ओवर कंडीशन के बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं फिजिकल मैपिंग। फिजिकल लोकेशन दे रहे हो, फिजिकल एड्रेस दे रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मैपिंग, एग्जैक्ट कहाँ पे है उसके बेसिस पे निकालते हैं, वो सीक्वेंसिंग से होता है, ठीक है। करते हैं SNP वगैरह सुना होगा ना, SNP मार्कर होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो म्यूटेशंस होते हैं, तो वो क्या होता है, वो सीक्वेंसिंग से ही निकलता है, सीक्वेंस करेंगे उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर मैपिंग हो गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन वाइज जो करना है वो फिजिकल मैपिंग हुआ, बाकी तुम्हारा मॉलिक्यूलर मैपिंग होता है, पर है सिमिलरिटीज ही। क्रॉसिंग ओवर और बाकी चीजों से जब निकालते हैं तो उसको फिजिकल मैपिंग बोल देते हैं, वो सिंपल होता है, वो जेनेटिक्स वाले लोग करते हैं, तुम लोग बायोटेक वाले हैं तो तुम सीक्वेंसिंग करोगे। रिसोर्स जिसके पास जितना है वो उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक। और कोई टेक्निक के बारे में थोड़ी सी अगर बता सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड में है सर, ये आप भूल जाए क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, ठीक है, आपने इंटरफेरेंस इस तरीके से उसका फुल फॉर्म है, कुछ नहीं है, बैक्टीरिया थोड़ा सा जीनोम एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। जीनोम एडिटिंग समझ आया था, नॉकआउट करेंगे बेसिकली, नॉकडाउन नॉकआउट समझ आया था ना, जीन को उठा के कट कर देंगे, जीन निकालना है, तो वो उसमें यूज करते हैं क्रिस्पर। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के पास एक डिफेंस सिस्टम होता है, बैक्टीरिया को वायरस वगैरह से डिफेंस जब करना है तो बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस जब भी आया तो उसकी एक मेमोरी रख लेता है, उसका एक सीक्वेंस अपने पास रख लेता है इंसर्ट एज इन द फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम पता है ना, MADAM मैडम, ठीक है, आगे पीछे एक ऐसा पड़ता है, जैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन है, हाँ वैसे वही वाली चीज। तो पैलिंड्रोम के फॉर्म में एक मेमोरी रख लेगा, जब मेमोरी रख लिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये एक एंजाइम निकालता है जिसको बोलते हैं कैस एंजाइम, ठीक है, क्रिस्पर एसोसिएटेड आपका एंजाइम होता है। ये कैस प्रोटीन जैसे निकलेगा तो ये एसोसिएटेड प्रोटीन इसको क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये तो फॉरेन बॉडी थी जो पहले इन्फेक्शन करके गई है, और उसके जो जीनोम को है उसको जीनोम को पूरा कट कर देगा एक लेवल से, तो इसको क्या हो गया, बैक्टीरिया को डिफेंस मिल गया, समझ आया। तो इसी को हमने यूज किया है बाकी सभी में, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो भी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसा रीजन रिकॉग्नाइज करते हैं तो स्पेसिफिक हो सिर्फ उस जीन के लिए, उस रीजन को हम डाल देंगे अपने वेक्टर में। वो वेक्टर क्या करेगा, एक इसमें gRNA गाइड आरएनए वाली चीज होती है, उसी से गाइड आरएनए डिजाइन करना होता है सिर्फ, तो गाइड आरएनए आप डिजाइन करोगे आपके जीन के अगेंस्ट, गाइड आरएनए को इंसर्ट कर लोगे वेक्टर में, वेक्टर जैसे एक्सप्रेस करेगा गाइड आरएनए बनेगा, वो जाके क्रिस्पर की स्पेशलिटी ये है कि जहां पे आप टारगेट करोगे वहीं पे क्रॉस करता है, वहीं पे कट करता है। जो नॉर्मल जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम वगैरह से, तो क्या होता है, वो रैंडम होता है, आपको पता नहीं कि पहले क्रोमोसोम पे होगा कि 10वें क्रोमोसोम पे होगा, कहीं पे भी जाके इंसर्ट हो सकता है। क्रिस्पर में स्पेसिफिक जगह पे ही होगा इंसर्शन, इसीलिए ज्यादा डिमांड में है, इजली है। 20 बेस पेयर का वो सीक्वेंस होता है, 20 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ एक टेल सीक्वेंस होता है तो उससे रिकॉग्नाइज करता है, मतलब वो मैकेनिज्म अलग है, वो यूज मैं बता दे रहा हूँ। जीनोम एडिटिंग के लिए यूज होता है और बैक्टीरियल डिफेंस से ओरिजिन हुआ है इसके आइडिया का, समझ गए, वही है, नॉकआउट करने के लिए होता है। थोड़ा पढ़ लो। जो CSIR ने GRF SRF से क्लियर करके रखा हुआ है, सो इसकी स्ट्रेटजी पूछना चाह रही हूँ मैं कि जैसे 13 यूनिट है वहाँ सिलेबस, तो स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टडी मटेरियल्स? CSIR सबसे इजी एग्जाम है निकालने के लिए। यस सर। CSIR से इजी एग्जाम कोई पेपर डिफाइंड है, 13 यूनिट है, 13 यूनिट से 13 यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं हर बार। एक यूनिट से 7 क्वेश्चन आता है तो हर बार 6 से 7 क्वेश्चन ही आएगा, तो तुम्हें जो यूनिट नहीं आती है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है ना, मैं अपना बता रहा हूँ। इजी क्यों है, क्योंकि उसका सेट पैटर्न है, कभी चेंज नहीं होता, सेम ही पैटर्न में, क्योंकि तुम्हारे 3 सेक्शन होते हैं। ए सेक्शन जिसका क्वांट एप्टीट्यूड अच्छा है वो निकाल सकता है, तुम लोग बायोटेक के स्टूडेंट से तुमको निकालना चाहिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, तो उसमें से तुम्हें ट्राई करो 12 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं, नेगेटिव करने का ट्राई मत करो। सी सेक्शन है जिससे CSIR निकलता है,
सी सेक्शन में होते हैं कितने क्वेश्चन? 25 ही करने होते हैं, क्वेश्चन 75 होते हैं। आउट ऑफ 75 25 ही करने हैं सिर्फ। तो 25 तो तुम्हें अपने सेक्शन के मिल सकते हैं। वो रेशियो तुम निकाल लो कितने 13 यूनिट से 75 क्वेश्चंस आने हैं। उसका रेशियो फिक्स है लगभग। इकोलॉजी से इतना आता है तो इतना ही आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इतना आता है तो इतना ही आएगा, बायोकेमिस्ट्री से इतना आता है तो इतना ही आएगा, जेनेटिक्स से इतना आता है तो इतना ही आएगा, क्वेश्चंस उतने ही आएंगे। तो अगर जो यूनिट तुम्हें लगती है कि नहीं पढ़ाया मैंने अच्छे से या नहीं कर सकता तो उसे छोड़ दो। 2-3 यूनिट तो आराम से छोड़ सकते हो। 10 यूनिट पढ़ो, 25 क्वेश्चन ही करने हैं। 25 क्वेश्चन अगर वहां सही कर रहे हो तुमने 100 मार्क्स वहां आ जाएंगे। बी सेक्शन देख लो। बी सेक्शन तो बी सेक्शन में जिसका नहीं होता इसलिए नहीं होता कि बी सेक्शन में बहुत निगेटिव मार्क आते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। बी सेक्शन करना है तो अच्छे से करना है, जो आता है वही करो। 20 से 30 क्वेश्चन करो, 35 करने होते हैं। 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, 20 से 30 के बीच करेंगे, ज्यादा ऊपर मत जाओ क्योंकि निगेटिव ही होगा। ट्राई करो सी पे फोकस करने का। सी के क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लेते हैं। सबसे पहले सी करो। सी अगर कर लिया तो एग्जाम निकल जाएगा। सी में जिसका 23-24 क्वेश्चन होता है उसका निकल जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कट ऑफ लगभग 112-120 के आसपास जा रही है। सी में 23-24 भी अगर निकाले तो तुम्हारे 90 के आसपास वहां से आ जाएंगे। 12 क्वेश्चन वहां से ही कर लिया तुमने। ए में तुम्हारे 24 वहां से आ जाएंगे। 110-12 पे तो पहुंच गए। बी में कुछ तो करोगे, 35 है। मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, पर मेरी स्ट्रेटजी यही थी। सी सेक्शन करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। बाकी बी क्या है कि बी में इन डेप्थ नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर का पूछता है। तो जिसको पूरा बहुत सारा पढ़ने का शौक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो वो निकाल सकता है। मतलब करने का इजी क्वेश्चन नहीं आता। पर तुमने जो यूनिट स्ट्रॉन्ग कर ली, अगर यूनिट स्ट्रॉन्ग है तो उससे बी के क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। तो 20-22 क्वेश्चन आराम से निकल सकते। स्ट्रेटजी वही है, यूनिट वाइज पढ़ो। स्टडी मटेरियल बुक्स क्या? बुक्स एक है तुम्हारी, वैसे तो अलग अलग बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक है प्रणव कुमार उषा मीना पाथफाइंडर वाली, वो है नोट्स बुक नहीं है, वो पता नहीं क्यों बुक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसका नोट्स बनाने मत बैठना, वो बुक उठाना, रट लेना। रटना नहीं, कॉन्सेप्ट बनाना, रटने का तो है नहीं सीएसईआर में। कॉन्सेप्ट बनाओ, उसमें से निकल जाएगा। बस वो 2 बुक पढ़ो और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ो। जब यहाँ पढ़ाते हैं अगर वो अच्छे से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो निकल जाएगा। सीएसईआर सबसे इजी एग्जाम है, बता रहा हूँ मैं गारंटी के साथ। अगर थोड़ा स्ट्रेटजी बना के करोगे कि तुम्हारी 3 यूनिट छोड़ दो ना, नहीं आ रहा तुम्हें तो, तुम्हारा बॉटनी बैकग्राउंड नहीं है, बॉटनी वाली यूनिट छोड़ दो। 10 यूनिट तो अच्छे से पढ़ो। 10 यूनिट अच्छे से पढ़ोगे उसमें 25 क्वेश्चन आराम से मिल रहे हैं। और सी सेक्शन करने का इजी तरीका तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन सबसे अच्छा तरीका। नहीं पढ़ा हुआ तुम देखते हुए उसे हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। जो आता है ये बना के रखो, जो मैंने पढ़ा है उससे गलत नहीं करना है तो एग्जाम निकल जाएगा। जो पढ़ा है उससे गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं पढ़ा है वो तो नहीं पढ़ा ना, वो छोड़ दो, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए इजी हो गया ना, वो क्वेश्चन टच ही नहीं करना, नेगेटिव ही नहीं होगा। समझ गए? सभी एग्जाम में यही स्ट्रेटजी लगती है नॉर्मली। सिलेबस उठाओ, एग्जाम निकालना, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखो कौन से क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है, उससे तुम्हें खुद ही अंदाजा लग जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस, ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, डेंटिस्ट की क्लास ही नहीं लगाई अगर 2 साल में, तो कैसे डेंटिस्ट के क्वेश्चन करोगे? वो वाली चीज है, तो उसको छोड़ दो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करो, बायोकेमिस्ट्री करो, तो कुछ अपने कोर कंपोनेंट बना लो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसका क्वेश्चन तो करना ही करना है और गलत नहीं करना है। उसके जितने क्वेश्चन मिलते हैं, जहां से मिलते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ते जाओ। 2 बुक ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जितना फैलाओगे बहुत है। ऐसे 13 यूनिट के लिए मैं बता दूं, अभी 28 बुक बता सकता हूँ मैं, पढ़ तो पाओगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो नोट्स पढ़ो जो यहाँ पढ़ाते हैं। जब भी तुम्हारे कोर्स में जो भी पढ़ाते हैं तो उसकी ट्राई करो कि बुक से पढ़ने का ट्राई किया करो। नोट्स वगैरह तो ठीक है, बुक से अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम निकलेगा। जब यहाँ जो भी पढ़ाते हैं वो उसको अच्छे से पढ़ो, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। थैंक यू सर। काफी कुछ चीजें आपने क्लियर की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल शब्द, बहुत प्रभावशाली आपका आज का प्रेजेंटेशन था। और सबसे अच्छी बात ये कि आज जो भी बातें वो सारी प्रैक्टिकल थी। प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को देखा, आपका जो पीएचडी का जो वर्क था आपने उसको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया।
मेरे ख्याल से वो जो लीफ वाला जो आप लोगों ने देखा कि क्यों एक ग्रीन है और दूसरी का कलर चेंज हुआ, उसका लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, sir. समझ में आया? जीन साइलेंसिंग वगैरह, नॉकआउट, नॉकडाउन जो सर ने बताया सेशन क्लियर थी। सर पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you, sir. थैंक यू सर।